हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 5 के उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहां पे हम फिर से बात करेंगे लेसन नंबर 3 के एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। तो ये है हमारे पास यूनिट नंबर 2 का लेसन नंबर 3, जहां हम डिस्कस करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 में व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की, यानी कि कोई भी पर्सन जिसके पास कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है या फिर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है जहां से वो रेंट वगैरह कलेक्ट करके वहां से रिवेन्यू जनरेट करते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं इनकम दो तरह की होती है, एक होती है एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम, एक होती है पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम का मतलब क्या है कि आपने काम किया, आपको सैलरी मिल गई, आपको वेजेस मिल गई, ठीक है, आपको बिजनेस से प्रॉफिट मिल गया, सब एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम है। एक होता है पैसिव सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि एक बार आपने काम करके छोड़ दिया, वहां से पैसा आता ही चला जा रहा है, उसे बोलते हैं पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी बना दी किसी पर्सन ने, कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बना दी और उससे आता हुआ रेंट लगातार आता रहेगा, इसको हम क्या बोलते हैं पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। जैसे मान लेते हैं किसी के फादर ने या ग्रैंडफादर ने कोई प्रॉपर्टी बना दी और उसके सन जो है, ठीक है, उसके रेंट पे उनको रेंट मिल रहा है उस प्रॉपर्टी से, तो वो भी क्या है कि एक तरह से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे रेंट मिलना, यानी कि पैसिव सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि वो इनकम जिसके लिए उन्होंने काम भी नहीं किया, ठीक है, एसेट जनरेट कर दिया और वहां से पैसा आता चला जा रहा है। तो उसको हम इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग कैसे ट्रीट करते हैं उसकी बात करेंगे हम इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर। तो इसे इसका नाम क्या है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले समझते हैं अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को, यानी कि वो चीजें जो हमें इस चैप्टर में करनी है, डिस्कस करनी है। तो पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव में, कॉम्प्रिहेंड सेक्शंस 22 to 27 इंक्लूड द प्रोविजंस फॉर कैलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। तो इसमें हम सेक्शन 22 से लेके सेक्शन 27 तक की बात करेंगे, जिसमें क्या इंक्लूड है, प्रोविजंस इंक्लूड है फॉर कैलकुलेटिंग इनकम, जहां पे हम इनकम कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी से, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से। दूसरा पॉइंट क्या आता है, कॉम्प्रिहेंड द प्रोविजंस फॉर कैलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम हाउसिंग प्रॉपर्टी। इस पॉइंट में हम कॉम्प्रिहेंड करेंगे उन प्रोविजंस को जहां पे हम कैलकुलेट करेंगे इनकम फ्रॉम हाउसिंग प्रॉपर्टी, कि अगर कोई हाउसिंग प्रॉपर्टी है तो वहां से हम जो इनकम जनरेट कर रहे हैं तो उसको कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद तीसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, लर्न दैट चार्जिंग सेक्शन, हमें चार्जिंग सेक्शन समझना होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, सेक्शन 22, स्पेसिफाई द बेसिक ऑफ चार्ज एंड प्रोवाइड एन एनुअल वैल्यू, जहां पे हम चार्ज का बेसिस समझेंगे और साथ में प्रोवाइड करेंगे एक एनुअल वैल्यू दैट सर्व एज द फाउंडेशन फॉर कैलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिसके जरिए हम एक तरह से कोई भी हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम होने वाली है उसको कैलकुलेट यहाँ पे कर पाएंगे। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है, लर्न दैट द फर्स्ट स्टेप इन कैलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कौन सा फर्स्ट स्टेप है जिसके जरिए हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इज फिगरिंग आउट द प्रॉपर्टीज एनुअल वर्थ, जिससे हम कहीं ना कहीं जो उस प्रॉपर्टी है उसकी एनुअल वर्थ को, ठीक है, हम वहां पे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि एनुअल कितनी कीमत वहां से हमें रिसीव हो रही है, फिर कितनी उसकी वर्थ है वो हम निकालेंगे। फिफ्थ पॉइंट क्या है, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एनुअल वैल्यू, हमें कंसेप्ट ऑफ एनुअल वैल्यू समझना होगा, एंड द मेथड ऑफ डिटरमिनेशन, और वो मेथड जिसके जरिए हम डिटरमाइन कर सकते हैं, सेक्शन 23। 22 में हम चार्ज बेसिक को पढ़ेंगे, सेक्शन 23 में हम ये पढ़ेंगे कि एनुअल वैल्यू को निकालने का यानी कि डिटरमाइन करने का मेथड कौन सा होता है। इसके बाद हम यहाँ पे 6th पॉइंट में क्या पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड द एडमिसिबल डिडक्शंस अवेलेबल फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सेक्शन 24। फिर हम देखेंगे कौन कौन से डिडक्शंस मिल सकते हैं हमें हाउस प्रॉपर्टी से इनकम के केस में, वो हम पढ़ेंगे सेक्शन 24 के अंदर। एंड लास्ट और आखिरी लर्निंग ऑब्जेक्टिव जहां हम डिस्कस करेंगे कंप्यूट इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल, जहां पे हम एक इंडिविजुअल की इनकम को कंप्यूट करेंगे इन फॉर्म ऑफ रेंट, रेंट की फॉर्म में फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी से। तो ये हमारे पास बनते हैं 7 लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें स्टडी करना है इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर।
अब एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इंट्रोडक्शन को। अब तक हमने प्रीवियस दो चैप्टर में बात की थी इनकम फ्रॉम सैलरीज की फॉर्म में, कि सैलरी की फॉर्म में जो इनकम आती है उसको हम इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग कैसे ट्रीट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास इनकम आती है हाउस प्रॉपर्टी से, ठीक है, रेंट की फॉर्म में आ सकती है, ठीक है, तो उसको हम कैसे यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट में ट्रीट करते हैं। तो वन ऑफ द सिग्निफिकेंट कैटेगरीज ऑन इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट इज इनकम फ्रॉम रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, यानी कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है इनकम की, क्योंकि बहुत से लोग जो है ना पैसिव सोर्स ऑफ इनकम में मेनली रेंट को लेकर चलते हैं कि कैसे हम प्रॉपर्टीज बिल्ड करेंगे, हमारे पास प्रॉपर्टीज भी होगी और उनकी जब वैल्यूज बढ़ेगी तो हमें कैपिटल गेन का बेनिफिट मिलेगा, दूसरा रेंट मिलेगा, उसके जरिए जो है हम बाकी खर्चे भी अपने चला सकते हैं, यानी कि एडिशनल बेनिफिट्स हमें यहाँ पे मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एसेट में इन्वेस्टमेंट के दो बेनिफिट मिलते हैं ना, एक तो कैपिटल गेन कि भाई एसेट का प्राइस ऊपर जाएगा, सेम ऐसी जमीनों में होता है रियल एस्टेट में कि उनका अगर वो अच्छी लोकेशन पे है, ठीक है, डिजायर्ड लोकेशन पे है तो उनका प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है, दूसरा रेंटल बेनिफिट वहां से मिल सकते हैं। सेम ऐसे ही स्टॉक से हमें कैपिटल गेन का बेनिफिट मिलता है और डिविडेंड की फॉर्म में भी हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। सेम ऐसे ही जो लोग हैं वो रियल एस्टेट में भी दो तरह के बेनिफिट लेते हैं, एक तो रेंट की फॉर्म में बेनिफिट लेते हैं जो उन्होंने घर बना रखा है, पर घर कभी भी एप्रिशिएटिंग एसेट में नहीं आता, वो डेप्रिशिएटिंग एसेट में आता है, पर जो जमीन है उसकी वैल्यू तो बढ़ेगी तो वो एप्रिशिएटिंग एसेट्स में आते हैं। तो उम्मीद है आपको इसका इंट्रोडक्शन समझ में अभी आ गया। अब आगे में देखते हैं आगे कौन से पॉइंट है। तो पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन द एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस अवेलेबल टू देम फॉर द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन आउट टू बाय द प्रॉपर्टी। इसमें हम ये भी देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से एग्जम्पशंस हैं और कौन कौन से डिडक्शंस हैं जो उन लोगों को मिलते हैं या फिर अवेलेबल है उन लोगों के लिए जो रीपेमेंट कर रहे हैं उन लोन का या फिर उस प्रिंसिपल अमाउंट का जो उन्होंने एक प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए लिया था, और वो टैक्स पेयर भी है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं मेरे ऊपर कुछ लोन चल रहे हैं और वो लोन चल रहे हैं प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो ऐसे केसेस में मुझे इनकम टैक्स से कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हुए चलेंगे। प्रोवाइडेड दैट द प्रॉपर्टी इज ईदर सेल्फ ऑक्यूपाइड और रेंटेड आउट, और हम इसमें यही प्रोवाइड करेंगे कि या तो प्रॉपर्टी हमने खुद सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखी है यानी कि हम खुद रहते हैं, खुद के पर्सनल यूज के लिए प्रॉपर्टी ले रखी है, या फिर हम उसे रेंटेड आउट करते हैं। दोनों केसेस में भी समझेंगे कि कौन कौन सी इनकम टैक्स में छूट मिलती है उस लोन के ऊपर और कौन कौन से डिडक्शन का बेनिफिट हम यहाँ पे इनकम टैक्स के अंदर ले सकते हैं। तो क्योंकि चैप्टर के अंदर जब हम बात करें इनकम टैक्स के अंदर तो हम सिर्फ ये बात नहीं करते कि उसे इनकम टैक्स में कैसे ट्रीट किया जाएगा, हम यही बात करते हैं कि उससे हम बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, डिडक्शंस का बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे, वो सब हम यहाँ पे देखने का मौका हमें यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है, डीम्ड ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अब हम ओनर कैसे बनते हैं उसके अगला पॉइंट समझते हैं। तो इन द फॉलोइंग सिचुएशंस इवन दो द एक्सेसी इज नॉट द प्रॉपर्टीज लीगल ओनर, तो क्या मान के चलें जो एक्सेसी है वो प्रॉपर्टी का लीगल ओनर नहीं है, ही इज नेवरदलेस कंसीडर्ड टू बी इट्स ओनर फॉर द पर्पस ऑफ रेवेन्यू टैक्स एक्ट एंड द रेवेन्यू फ्रॉम सच प्रॉपर्टी इज इंक्लूडेड इन द एक्सेसीज टोटल इनकम। लेकिन रेवेन्यू टैक्स अकॉर्डिंग की जब बात करते हैं, अगर उसके पास रेवेन्यू आ रहा है उस प्रॉपर्टी से तो वो एक्सेसी की टोटल इनकम में काउंट किया जाएगा। अब कैसे काउंट करेंगे समझते हैं। पहला पॉइंट क्या आता है यहाँ पे, ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी टू स्पाउस। हम यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि हम जो है ट्रांसफर कर रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी को, किसको, स्पाउस को, तो सेक्शन 27 फर्स्ट, स्पाउस का मतलब होता है कि जो भी करीबी है, अगर किसी वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी तो उन्होंने हस्बैंड के नाम पे ट्रांसफर कर दिया, हस्बैंड के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दिया। तो ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी टू स्पाउस, जिसको हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 27 फर्स्ट के अंदर। फिर दूसरा पॉइंट क्या आता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू माइनर चाइल्ड, कि अगर किसी का कोई माइनर चाइल्ड है, माइनर चाइल्ड यानी कि जो 18 से नीचे के हैं, क्योंकि 18 प्लस तो वो मेजर में काउंट किए जाते हैं, फिर अडल्ट में काउंट किए जाते हैं, लेकिन 18 से नीचे के माइनर में काउंट किए जाते हैं, तो उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी तो वो हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 27 के फर्स्ट पार्ट में ही। इसके बाद तीसरा क्या आता है, इम्पार्टिबल ई स्टेट। ये जरूर समझना, इम्पार्टिबल ई स्टेट या तो हम बात करते हैं यहाँ पे एचयूएफ फैमिलीज की। एचयूएफ फैमिली यानी कि एक तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करते हैं कि जहां पे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज जो है वो लगातार जो है शिफ्ट हो रही है जनरेशन टू जनरेशन बिना डिवीजन के, बिना डिवाइड किए हुए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि सक्सेशन समझ लेते हैं कि किसी एक के पास पहले वो बिजनेस था, फैमिली बिजनेस, फिर वो अगले को ट्रांसफर हो गया, उसके बड़े सन को, फिर ऐसे ही उसके बड़े बेटे को, तो बिना
बिना डिवीजन के वो प्रॉपर्टी, वो हिंदू अनडिवाइड फैमिली चलती जा रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पार्टिबल ई-स्टेट, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टीज, ऐसे एसेट्स और ऐसे बिजनेसेस जो लगातार ट्रांसफर किए जा रहे हैं, ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है, बिना डिवीजन के। ध्यान रखना, इसमें हम हिंदी में इसमें हम इंडिया में जो बात करते हैं वो करते हैं HUF फैमिलीज की, यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज की जो डिवाइड नहीं हुई है। फिर फोर्थ पॉइंट क्या आता है, हाउस अलॉटेड टू द मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि ऐसे हाउस जो अलॉटेड है किन मेंबर्स को, कोऑपरेटिव सोसाइटी के। हम सब जानते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप इसलिए बनाए जाते हैं ताकि सोसाइटी में सब लोग मिलके एक दूसरे की मदद कर पाए। तो ऐसे हाउसेस जो अलॉट किए गए हैं उन मेंबर को जो काम कर रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर या उनके साथ, कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन या फिर एसोसिएशन पर्सन का, तो उसको हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 27 के पार्ट 3 में, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखना। और हाँ, जो मैं बात कर रहा इम्पार्टिबल ई-स्टेट, इसको हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 27 के सेकंड पार्ट में। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, हाउस परचेज्ड बट नॉट रजिस्टर्ड, ऐसे हाउस जो परचेज तो कर रखे हैं पर उसकी रजिस्ट्री नहीं करवाई है, वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो आएंगे सेक्शन 27 में 3rd A के अंदर, ये हम देखेंगे। तो सेक्शन 27 का जो तीसरा सेक्शन, थर्ड पार्ट है, उसमें हम एक तो बात करने वाले हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में और एसोसिएशन ऑफ पर्सन के बारे में, लेकिन जो उसका ए पार्ट है उसमें हम बात करने वाले हैं ऐसे हाउस जो परचेज तो हो रखे हैं बट उनकी रजिस्ट्री, बट वो रजिस्टर्ड नहीं है, उनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है। और सिक्स्थ और आखिरी पॉइंट क्या बनता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 269 UAF, यानी कि इनकम उस हाउस प्रॉपर्टी से जो ट्रांसफर कर रखा है हमने अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 269 UAF, सेक्शन 27 का 3rd B पार्ट बनेगा हमारे पास ये। तो ये सब जो है ना, ये क्या होती है, हाउस प्रॉपर्टी के कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ गया है, ठीक है। बाकी इन सब की बात हम डीप में करेंगे आने वाली वीडियोस में, आने वाली जब सेक्शंस को मैं आपको डीप में समझाऊंगा। अब तो सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया है हमने कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, ठीक है, और इसमें हम किस किस चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, खासकर जब हम बात करेंगे टैक्स एग्जम्पशंस की और डिडक्शंस की, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया है। फिर भी कोई भी डाउट या फिर कोई भी क्वेरी बच गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उन क्वेरीज को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में जहां से हम शुरुआत करेंगे इस चैप्टर की बिल्कुल डीप में, यानी कि बिल्कुल अच्छे तरीके से हम समझेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, बट बोर्ड के सामने से नोट्स के लिए आप इस नंबर पे यानी कि 9667836336 व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब इसको जो उतारना है वो उतार सकता है।